नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज डीसी जनरेटर की इस दूसरी लर्निंग वीडियो में जानते हैं आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के रिलेटिव कनेक्शन के आधार पर डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशंस के बारे में और कुछ प्रश्न करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर के फंक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर्स के बारे में। शुरू करते हैं। एक डीसी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन घूर्णनशील आर्मेचर वाइंडिंग में किया जाता है। जनरेटर की वर्किंग के लिए कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा धारावाही आर्मेचर चालकों के चुंबकीय प्रभाव, जिसे हम आर्मेचर अनुक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, उसके परिणामों को नियंत्रित करने के लिए इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किस तरह से जोड़ी जाती हैं, इनकी एक जनरेटर में क्या भौतिक स्थिति और कार्य व्यवहार है, उसे समझना जरूरी है। घूर्णनशील आर्मेचर की क्रोड के बाह्य परिधि में स्लॉट्स, खांचे बने हुए होते हैं और इन खांचों में एक डबल लेयर में दो परतों में वितरित की हुई डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लोज्ड बंद वाइंडिंग बनाई जाती है। अर्थात इस वाइंडिंग के सिरे नहीं होते हैं। वाइंडिंग बनाते समय एक चुंबकीय पोल के असर में रखा हुआ चालक दूसरे चुंबकीय ध्रुवता के असर में रखे हुए चालक से जोड़कर एक कुंडली बनाता है और उस कुंडली के ओवरहैंग से टेपिंग लेकर कनेक्शन को कम्यूटेटर के टुकड़ों से कर दिया जाता है, जहां दो कठोर तांबे के टुकड़ों के बीच में माइका का इंसुलेशन लगा हुआ होता है। कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र जिस अक्ष पर काम करता है उसे मुख्य अक्ष या डी एक्सिस कहते हैं और इसके लंब समद्विभाजक निरक्ष को क्यू एक्सिस कहते हैं। क्यू एक्सिस के एक तरफ एक तरह का चुंबकीय प्रभाव होता है और दूसरी तरफ दूसरी ध्रुवता का चुंबकीय प्रभाव होता है और वो चालक जो एक चुंबकीय प्रभाव को घूमते समय छोड़कर दूसरे चुंबकीय प्रभाव में आते हैं, उन चालकों को जोड़ने वाली कुंडली जिस कम्यूटेटर के टुकड़े से जुड़ती है उसके ऊपर कार्बन की ब्रशेस से हम इस आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शंस को बाहर ले लेते हैं और संकेत रूप में ये जो दो टोपियां हैं वो कार्बन ब्रशेस को इंकित कर रही हैं और ये पीली हाईलाइट में आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन डायग्राम बन गया है। जनरेटर में वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी योक के साथ जो पोल जुड़ा हुआ होता है, उस पोल कोर के चारों तरफ सकेंद्रीय वर्तन में फील्ड वाइंडिंग बांधी जाती हैं और ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ने वाली मोटे तार और कम फेरों की सीरीज वाइंडिंग हो सकती है या आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़े जाने वाली पतले तार और बहुत अधिक फेरों वाली शंट फील्ड वाइंडिंग भी हो सकती है। किसी एक जनरेटर में शंट और सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन बनाए जा सकते हैं। किसी जनरेटर में केवल अकेली सीरीज वाइंडिंग या अकेली शंट फील्ड वाइंडिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है और एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है, भौतिक स्थिति तो यही पोल कोर के ऊपर होगी, लेकिन उसे आर्मेचर से अलग एक दूसरे परिपथ में विलगित रखा जाता है। एक बड़े आकार के डीसी जनरेटर में कार्य के दौरान जब आर्मेचर धारा वहन करता है और अपनी चुंबकीय प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया बनाता है, तो उस प्रतिक्रिया के दुष्प्रभाव यहाँ ब्रश पर स्पार्किंग बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए दो मुख्य पोल के बीच में इंटरपोल वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है, जिसे आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। वहीं आर्मेचर अनुक्रिया को पोल फेस के ठीक नीचे नियंत्रित करने के लिए एक अलग से पोल फेस में वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। दोनों इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को भी आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। नामांकन की सुविधा के लिए हम आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को A1, A2 या A और AA कहते हैं। वहीं इंटरपोल या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग के सिरों को B1, B2, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के सिरों को C1, C2, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को D1, D2 और शंट फील्ड वाइंडिंग को E1, E2 कहते हैं। अगर फील्ड एक्साइटेशन आर्मेचर से सेपरेट अलग तरह का हो, विलगित हो, तो उसके सिरों को F1, F2 कहते हैं। एक दूसरी परंपरा में आर्मेचर के कनेक्शन को AA, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को YY, शंट फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को ZZZ और सेपरेटली एक्साइटेड वाइंडिंग के कनेक्शन को FFF के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। परीक्षाओं में बेहद सरल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस डीसी जनरेटर का नाम
नाम क्या है अगर उसका चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाली कुंडली आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ी हुई हो। तो आर्मेचर के साथ सीरीज में अगर फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाए तो इसके सिरे D1 D2 या YYY कहलाएंगे और इस तरह के जनरेटर को हम सीरीज जनरेटर, श्रेणी जनरेटर कहते हैं। और ये श्रेणी जनरेटर अगर बिना भार की स्थितियों में, खुला परिपथ की स्थितियों में हो तो अवशिष्ट चुंबकत्व जो 2-2.5% हो सकता है उसके आधार पे एक बहुत छोटी 5 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज पैदा कर देंगे। और जब इन्हें परिपथ में जोड़ा जाएगा तो जो भार धारा है वही क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा है और भार धारा बढ़ने से, उत्तेजन धारा बढ़ने से, कार्यकारी फ्लक्स बढ़ने से अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये एकमात्र ऐसा जनरेटर है जो अधिक भार पे ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न करेगा। इसकी वोल्टेज को अधिक परास में बदला जा सकता है, नियत रखना मुश्किल है। व्यवहार में इस तरह के सीरीज जनरेटर वोल्टेज के अनियंत्रित रूप से भार धारा बढ़ने के साथ बढ़ने के कारण इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जब डीसी जनरेशन और डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम कार्य करता था उस समय ऐसे डीसी सीरीज जनरेटर को लाइन में श्रेणी में लगा के वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जब डीसी ट्रांसमिशन में भार धारा बढ़ने से, लाइन के रेजिस्टेंस में विभवपात होने से लोड के सिरों की वोल्टेज घटने लगती थी तो ऐसे सीरीज जनरेटर अपने योगदान से उस वोल्टेज को नियत रखने में मदद करते थे। दूसरा प्रश्न भी एक सरल प्रारूप है, उस डीसी जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाली कुंडली आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ी जाए। तो एक आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़े जाने वाली क्षेत्र कुंडली को हम शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं और ऐसे जनरेटर को हम शंट जनरेटर कहते हैं। एक व्यवहारिक डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न कुल धारा का अधिकांश अंश भार धारा है और केवल 2 से 5% धारा ही उत्तेजन धारा शंट फील्ड करंट कहलाता है। क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान कम है इसलिए तार फील्ड वाइंडिंग के लिए पतले कम काट क्षेत्रफल के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आवश्यक चुंबकीय वाहक बल बनाने के लिए, क्योंकि धारा का मान शंट फील्ड वाइंडिंग में कम है, फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक रखी जाती है तो शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार और ज्यादा फेरों की बनाई जाती है। इस तरह की वाइंडिंग को हम विभव उत्तेजित वाइंडिंग भी कहते हैं। शंट फील्ड का एक्साइटेशन वोल्टेज कांस्टेंट रहने से शंट फील्ड फ्लक्स भी जनरेटर की वर्किंग के दौरान लगभग नियत बना रहता है। प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो इस डीसी जनरेटर में आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ने वाली फील्ड वाइंडिंग तो है ही, साथ में एक समांतर में जुड़ने वाली शंट फील्ड वाइंडिंग भी है। ऐसे जनरेटर जिसमें सीरीज और शंट दोनों तरह के एक्साइटेशन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और यहाँ ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लंबी लंबाई में लगी हुई है, इसलिए इस तरह के जनरेटर को हम लॉन्ग शंट जनरेटर, लंबी शंट वाला जनरेटर कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जनरेटर में मोटे तार और कम फेरों वाली सीरीज में जुड़ने वाली सीरीज फील्ड वाइंडिंग और अधिक फेरों और पतले काट क्षेत्रफल वाली शंट फील्ड वाइंडिंग एक ही अक्ष पे अपने चुंबकीय असर बनाती हैं। और अगर परिपथ में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो सिरे, जिन्हें एक नोमेनक्लेचर में Y और डबल Y कहते हैं, एक मानक नोमेनक्लेचर में D1 D2 कहते हैं, उनमें अगर ये धारा जो आर्मेचर से निकली है वो 1 सफिक्स में अंदर घुस रही है और इसी तरह से शंट फील्ड वाइंडिंग जिसके की सिरे E1 E2 कहलाते हैं, अगर उसमें धारा सिंगल सफिक्स टर्मिनल में एंटर हो रही है तो दोनों के चुंबकीय प्रभाव एक ही दिशा में कार्यरत करते हुए कुल चुंबकीय फ्लक्स जुड़कर आएगा और ऐसे जुड़कर आने वाले चुंबकीय फ्लक्स वाले कंपाउंड जनरेटर को हम संचयी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो ये एक लंबी शंट वाला कम्युलेटिव कंपाउंड लॉन्ग शंट जनरेटर हो गया है। ऐसे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में जब भार धारा बढ़ती है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में भी उत्तेजन धारा बढ़ती है और उसका योगदान जब बढ़ता है तो लोड के साथ कुल फ्लक्स का मान हल्का सा बढ़ता है। हालांकि ऐसे कंपाउंड जनरेटर में मुख्य कार्यकारी चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, लेकिन भार धारा बढ़ने पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा भी बढ़ती है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी बढ़ता है। तो ऐसी स्थितियों में भार बढ़ने के साथ कुल फ्लक्स का मान हल्का सा बढ़ता है। हम कह सकते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग भार धारा बढ़ने पर कुल फ्लक्स को
नो लोड से फुल लोड के बीच में लगभग 10% बढ़ा देती है। पिछला प्रश्न अगर इस नए परिपथ प्रारूप के साथ पूछ रहा है कि इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है, तो यहाँ दोनों सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी एक कंपाउंड जनरेटर है, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग अकेले आर्मेचर के समांतर में है, इसलिए इसे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ये एक लघु शंट कंपाउंड जनरेटर है। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में भी आर्मेचर की धारा 1 सफिक्स में एंटर हो रही है और शंट में भी ये 1 सफिक्स के साथ एंट्री कर रही है, क्योंकि धारा D1 और E1 पे एक जैसी दिशा रख रही है। तो इन दोनों के चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और ये एक कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, संचयी लघु शंट कंपाउंड जनरेटर बन गया है। अगर पिछले उदाहरण में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो कनेक्शंस हैं उन्हें अगर हम उल्टा कर देते हैं, तो इस नई परिपथ स्थिति में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में ये 2 नंबर सफिक्स Y2 में धारा का प्रवेश, शंट में 1 नंबर सफिक्स वाले टर्मिनल पे धारा का प्रवेश इंगित कर रहा है कि दोनों शंट फील्ड का फ्लक्स और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स परस्पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। परिपथ विन्यास स्पष्ट कर रहा है कि जहां पहले शंट फील्ड एक्साइटेशन के साथ सीरीज फील्ड एक्साइटेशन का सहयोग हो रहा था, दोनों फ्लक्स जुड़कर टोटल फ्लक्स बना रहे थे, वहीं अब जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन उल्टे कर दिए हैं, तो उसमें जब धारा की दिशा उल्टी हो गई है, तो उसका फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स का विरोध करने लग गया है। और ऐसे जनरेटर जिसमें शंट फील्ड के फ्लक्स का सीरीज फील्ड के फ्लक्स द्वारा विरोध किया जाता है, उसे हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और इन जनरेटर में भार धारा बढ़ने पर जब सीरीज फील्ड का योगदान बढ़ेगा, तो नो लोड से फुल लोड के बीच में कुल फ्लक्स का मान हल्का सा घटेगा। पूछा है चित्र में दिखाया गया डीसी जनरेटर का नाम क्या है, तो यहाँ सीरीज और शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक कंपाउंड जनरेटर है और शंट फील्ड वाइंडिंग एक लंबे शंट के तौर पे आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। तो ये एक लॉन्ग शंट, लंबी शंट वाला कंपाउंड जनरेटर है। अब ये डिफरेंशियल है या कम्युलेटिव है, उसकी जांच की जा सकती है। यहाँ आर्मेचर के A1 सिरे का कनेक्शन शंट फील्ड वाइंडिंग के E1 या Z से किया गया है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन D2 या डबल Y से है। और ये इंगित कर रहा है कि शंट फील्ड का एक्साइटेशन जिस डायरेक्शन में अपना वर्किंग फ्लक्स बनाएगा, उससे विपरीत दिशा में सीरीज फील्ड फ्लक्स होगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी रूप में हैं, इसलिए इस तरह के डीसी जनरेटर को हम डिफरेंशियल जनरेटर कहेंगे। और ये एक डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया है, जिसका टोटल वर्किंग फ्लक्स नो लोड पे अकेले शंट फ्लक्स के रूप में रहेगा और लोड पे जब सीरीज फ्लक्स इसमें 5 से 10% कमी कर देगा, तो नो लोड से फुल लोड के बीच में टोटल फ्लक्स का मान हल्का सा घटेगा। और ऐसे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को हम डीसी आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, जहां आर्क करंट बढ़ने पे अपनी नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक के कारण आर्क को स्टेबल रखने के लिए वोल्टेज की डिमांड कम करता है। और ऐसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर अधिक भार धारा पे अपने विभव को घटा के आर्क वेल्डिंग को स्टेबल रखने में मदद करेंगे। तो जहां बेटर क्वालिटी की आर्क वेल्डिंग करनी हो, वहां हम डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं और वो डीसी सप्लाई एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर से प्राप्त की जाती है। और वो कंपाउंड जनरेटर लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट किसी भी कनेक्शन का हो, उसकी वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होगी। कंपाउंड जनरेटर के नामकरण को समझा जा सकता है अगर शंट फील्ड वाइंडिंग लंबाई में आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाई जाए, तो इस तरह का जनरेटर कनेक्शन लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। वहीं अगर शंट वाइंडिंग अकेले आर्मेचर के पैरेलल में हो, तो इस तरह के कनेक्शन को हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। अब अगर दोनों सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग में सिंगल सफिक्स टर्मिनल पे करंट की एंट्री होती है, तो दोनों के फ्लक्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और इस तरह का जनरेटर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। तो ये एक शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो गया है। वहीं अगर धारा शंट फील्ड वाइंडिंग में सिंगल सफिक्स टर्मिनल E1 पे और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में 2 नंबर सफिक्स D2 पे एंटर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के फ्लक्स एक दूसरे के विरोधी रूप रखेंगे और ऐसा जनरेटर एक डिफरेंशियल जनरेटर कहलाएगा। तो ये एक लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो गया है। अभी कनेक्शन के आधार पे कंपाउंड जनरेटर चाहे लॉन्ग शंट हो या शॉर्ट शंट हो, इसके कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कैरेक्टरिस्टिक का निर्णय सीरीज का फील्ड शंट के साथ विरोधी
विरोधी रूप रखता है या सहयोगी रूप रखता है, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड रूप से अभिलक्षण निर्धारित होंगे। पूछा गया है कि यहाँ जो चित्र में डीसी जनरेटर दिखाया गया उसका नाम क्या है। तो यहाँ आर्मेचर के जो कनेक्शन A1 और A2 है उससे फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन F1 और F2 इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आर्मेचर की सप्लाई से फील्ड एक्साइटेशन सेल्फ एक्साइटेड नहीं है, स्वतः उत्तेजित नहीं है, बल्कि इसका उत्तेजन अलग से एक डीसी सोर्स से प्राप्त किया जा रहा है। और इस तरह के जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड अलग से उत्तेजित प्रकार के जनरेटर कहलाएंगे। इन जनरेटर में क्योंकि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के संपर्क अलग अलग परिपथों में है, इसलिए इनमें एक स्वतंत्र नियंत्रण क्षेत्र उत्तेजन में हमारे पास उपलब्ध हो गया है। और फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगाए गए इस रेजिस्टेंस को बदलकर हम फील्ड एक्साइटेशन को बदलकर मनचाहे अभिलक्षण यहाँ ज्यादा लचीलेपन से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हमें एक अलग से डीसी सोर्स की आवश्यकता रहेगी। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर लागत में महंगे हो जाएंगे, इसलिए इनका प्रचलन कम है और अधिकांश जनरेटर जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो आर्मेचर की सप्लाई से ही उत्तेजित किए जाते हैं और सेल्फ एक्साइटेड प्रकृति के होते हैं। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि एक सेल्फ एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर है उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है। तो किसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यांत्रिक घूर्णन दर के साथ ये संबंध रखता है, जहाँ P जनरेटर में पोल की संख्या है, फाई एक पोल के द्वारा बनाया गया चुंबकीय फ्लक्स है, Z चालकों की कुल संख्या है और A समांतर पथों की संख्या है जो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल के बराबर हैं और वेव वाइंडिंग में 2 लिए जाते हैं। और अगर एक नियत घूर्णन गति से जनरेटर चलाया जा रहा है तो प्रेरित विद्युत बल का मान चुंबकीय फ्लक्स जो फील्ड एक्साइटेशन से पोल बनाएंगे उसके समानुपाती होगा। और एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर वोल्टेज तभी पैदा करेगा जब उसमें वर्किंग फ्लक्स होगा और वर्किंग फ्लक्स तभी होगा जब फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन होगा। तो ये एक ऐसी स्थिति आ गई है कि बिना फ्लक्स के ईएमएफ नहीं हो सकता और बिना ईएमएफ के उत्तेजन धारा नहीं होने से फ्लक्स नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे सभी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में पुराने चुंबकन के रूप में एक अवशिष्ट चुंबकत्व रहता है जो कार्यकारी रेटेड फ्लक्स की तुलना में 2-2.5% होता है। ऐसी स्थिति में 2-2.5% से बिना फील्ड एक्साइटेशन के भी एक हल्की 5 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर पैदा कर सकते हैं। तो अगर एक डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व होगा तो वो वोल्टेज के निर्माण के लिए जो आवश्यक पहला विभव है वो उत्पन्न कर देगा और यही विभव जब फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन भेजेगा, ध्यान रहे सीरीज जनरेटर तभी वोल्टेज बिल्ड कर सकता है जब वो भार के साथ जुड़ा हुआ हो और ये वोल्टेज जब फील्ड धारा भेजेगी तो फील्ड धारा अवशिष्ट चुंबकत्व का सहयोग करते हुए कुल फ्लक्स को जब बढ़ाएगी तो विद्युत वाहक बल भी फ्लक्स बढ़ने से बढ़ेगा। बढ़े हुए विद्युत वाहक बल से अधिक धारा फील्ड उत्तेजन के फ्लक्स को बढ़ाएगी, फ्लक्स बढ़ने से विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा और आप पाएंगे कि चुंबकन वक्र की भांति ही हमारी विद्युत वाहक बल बिल्ट हो जाएगी और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें बना हुआ वोल्टेज जो क्षेत्र धारा भेज रहा है वो जो फ्लक्स बना रही है वो एक नियत वोल्टेज बनाती है और इस वोल्टेज का मान चुंबकन वक्र और फील्ड रेजिस्टेंस लाइन के कटान से प्राप्त होगा। अगर किसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक होगा और वो इस भाग के स्पर्शजा से भी अधिक ढाल रखेगी तो ऐसी स्थिति में ये कटान बिंदु यहीं कम वोल्टेज की कोई स्थिति पे बन जाएगा और हम कहेंगे कि एक डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्टअप नहीं कर पा रहा है क्योंकि जरूरी है कि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम हो। तो यहाँ इस प्रश्न में एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व वोल्टेज के निर्माण के लिए प्रारंभिक उत्तेजन धारा भेजने का काम करता है। ए हमारा सही विकल्प है। एक डीसी जनरेटर पर क्या प्रभाव होगा अगर उसे लंबे समय तक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर एक डीसी जनरेटर लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। एक भारी शॉर्ट सर्किट होने पर भी ऐसी स्थितियां डीसी जनरेटर में उत्पन्न हो सकती है और ऐसी स्थिति में एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने से वोल्टेज का बिल्टअप नहीं होगा और अगर ऐसे जनरेटर को हमें कार्यकारी बनाना है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में फ्लैशिंग करनी होगी और फ्लैशिंग करने के लिए आर्मेचर से फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट कर लेंगे और अलग से एक डीसी सोर्स जोड़कर कुछ समय तक फील्ड वाइंडिंग में धारा भेजकर अवशिष्ट चुंबकत्व का निर्माण कर लेंगे और जब अवशिष्ट चुंबकत्व का निर्माण हो गया है तो फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ समांतर या सीरीज जैसी भी जनरेटर की नेचर है जोड़कर प्राइम मूवर से जब जनरेटर को घुमाएंगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व का जो विद्युत वाहक बल है वो फील्ड वाइंडिंग में धारा
भेजकर अतिरिक्त फ्लक्स बना देगा और ये फ्लक्स जुड़ता जुड़ता वोल्टेज को बिल्टअप कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी काम कर सकता है, वहीं एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की वर्किंग के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व का उपस्थित रहना जरूरी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में भी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर काम कर सकते हैं। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर में किस प्रकार का गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो एक डीसी जनरेटर में जब आर्मेचर के चालक यांत्रिक विधि से क्षेत्र कुंडली के बनाए गए कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाए जाते हैं तो उनके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है और उनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक बी चुंबकीय प्रेरण में एल लंबाई का चालक अगर वी रेखीय वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बीएलवी होगा। सभी चालकों की लंबाई और रेखीय वेग एक समान है, लेकिन चुंबकीय प्रेरण का मान पोल आर्क में शू के ठीक नीचे एक समान अधिक मान रखता है और इंटरपोलर रीजन में चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तेजी से घटकर अपनी ध्रुवता बदलता है। नॉर्थ पोल में फ्लक्स पोल से हवा के अंतराल को पार करता हुआ आर्मेचर की तरफ होता है, वहीं साउथ पोल के नीचे चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आर्मेचर से पोल की तरफ उल्टी हो जाती है। तो नॉर्थ पोल का फ्लक्स और साउथ पोल का फ्लक्स जब अपनी दिशा बदल लेता है तो उनमें रखे हुए चालकों का विद्युत वाहक बल भी अपनी दिशा बदलता है। तो एक चालक जो नॉर्थ पोल के नीचे अगर स्थान रखेगा तो उसमें विद्युत वाहक बल की एक दिशा होगी और वही चालक जब साउथ पोल में आएंगे तो उनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो हम पाते हैं कि एक डीसी जनरेटर में जो गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो प्रत्यावर्ती प्रकार की वोल्टेज है जो हर एक पोल से दूसरे पोल की तरफ चालक को जाते समय अपनी दिशा बदल लेती है। लेकिन एक डीसी जनरेटर में जो धारा का संग्रह ब्रश कम्यूटेटर अरेंजमेंट द्वारा किया जाता है, वितरित क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जो सेगमेंटेड कम्यूटेटर के कनेक्शंस है वो ब्रश के साथ एक ऐसा यांत्रिक दिष्टकारी संयोजन बनाते हैं कि आर्मेचर में उत्पन्न अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी ब्रशेज के ऊपर यूनिडायरेक्शनल डीसी वोल्टेज के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा होती है, लेकिन कम्यूटेटर एक दिष्टकारी के तौर पे काम करके ब्रशेज पे डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रदान कर देता है। 9वां प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो कम्यूटेटर एक रोटेटिंग आर्मेचर के चालकों में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति की, उसे संग्रह करता है और एक यांत्रिक दिष्टकारी का कार्य करते हुए ब्रशेज पे वो डीसी आउटपुट प्रदान करता है। तो एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर आउटपुट में करंट की डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा में दिष्ट धारा बनाए रखने का कार्य करता है। वर्किंग के दौरान एक चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में आने वाले सभी चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल की एक दिशा होती है और पड़ोसी विपरीत ध्रुवता के चुंबकीय प्रभाव में रखे हुए चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उल्टी हो जाती है। तो जैसे ही चालक एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव में आते हैं उनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उल्टी हो जाती है और इन्हीं चालकों के साथ जुड़ने वाली कुंडली जिस कम्यूटेटर टुकड़े से जुड़ी हुई होती है उसके ऊपर ब्रशेज आउटपुट सर्किट में अगर कलेक्शन का काम करें, अगर हम ब्रशेज को निरक्ष पे दोनों पोल के चुंबकीय प्रभाव के ठीक बीच में जहां चुंबकीय उदासीनता है वहां अगर रखा जावे तो ऐसी स्थिति में दो ब्रशेज के बीच में श्रेणी में आने वाले चालकों की जो पोल के सापेक्ष भौतिक स्थिति है वो हमेशा फिक्स रहेगी। जब चालक एक पोल के चुंबकीय प्रभाव को छोड़कर दूसरे पोल के चुंबकीय प्रभाव में आएंगे तो उनके ब्रशेज के साथ कनेक्शन भी बदल दिए जाएंगे और ब्रशेज के बीच में जो चालक हैं उनकी पोल के सापेक्ष स्थितियां निर्धारित या निश्चित रहने के कारण उनका ईएमएफ जुड़कर ब्रशेज के बीच में एक कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज बना देगा। तो हमारे जो कम्यूटेटर हैं वो एक यांत्रिक दिष्टकारी का काम करते हैं। आर्मेचर में घूर्णन के दौरान प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न होता है, लेकिन कम्यूटेटर और ब्रश अरेंजमेंट इसे यूनिडायरेक्शनल बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ बी सही विकल्प है। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग तरंग वाइंडिंग की क्या विशेषता है। तो एक आर्मेचर में वाइंडिंग बनाते
समय हम जो कुंडलियां बनाते हैं उस कुंडली का एक चालक नॉर्थ पोल में है तो दूसरा चालक साउथ पोल के नीचे होगा, और अगर कुंडलियों को आपस में श्रेणी में जोड़ते समय अगला चालक अगले नॉर्थ पोल में लिया जाए तो एक तरंग के रूप में कुंडलियां आगे बढ़ती हैं, और अगर ये 4 पोल की मशीन है तो ये चालक आगे वापस पहले नॉर्थ पोल के अगले स्लॉट या पिछले स्लॉट में स्थान ले लेगा, और इस तरह से हम सभी स्लॉट में डबल लेयर में एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज वाइंडिंग बना लेंगे, जिसमें वाइंडिंग के ओवरहैंग की टेपिंग कनेक्शन कम्यूटेटर के टुकड़ों से जोड़ दिया जाएगा, और एक उपयुक्त स्थान पर जब हम कार्बन की ब्रशेज कम्यूटेटर के ऊपर रखेंगे तो ब्रशेज के बीच में चालक श्रेणियों में समूह बनाएंगे, और एक वेव वाइंडिंग में इस तरह के जो समांतर समूह चालकों के श्रेणी संबंध के बनते हैं वो केवल 2 बनेंगे, यानी कुल चालकों में से आधे चालक एक श्रेणी समूह में और आधे चालक दूसरे श्रेणी समूह में 2 समांतर पथ बनाते हुए वेव वाइंडिंग बनाते हैं। जब अधिक चालक श्रेणी में आएंगे तो हमारा विभव बढ़ जाएगा, लेकिन हर समूह में धारा एक निर्धारित से ज्यादा चालकों में नहीं की जा सकती, इसलिए 2 ही पथ समांतर में होने के कारण कुल धारा चालक धारा की सिर्फ 2 गुनी हो सकती है। तो इस तरह की जो वेव वाइंडिंग है वो कम धारा और ज्यादा वोल्टेज के लिए जो जनरेटर हम बनाते हैं उनके लिए उपयुक्त है, और तरंग रूप में हमारी वाइंडिंग जब बनाई जाती है तो वो आर्मेचर में एक विशेष नंबर के स्लॉट के साथ ही बनाई जा सकती है। अगर स्लॉट की संख्याएं उस विशेष संख्या से भिन्न होंगी तो कुछ स्लॉट्स में हमें यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए चालक तो रखने होंगे, लेकिन उन्हें वाइंडिंग से जोड़ते नहीं है, और इस तरह के चालकों को हम डमी कॉइल्स कहते हैं। 11वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक डीसी जनरेटर में जो लेफ वाइंडिंग की जाती है उसकी क्या विशेषता है। तो लेफ वाइंडिंग बनाते समय एक पोल के नीचे जो चालक है जो ऊपरी लेयर में है उसे दूसरे नजदीकी पोल के नीचे स्लॉट में निचली लेयर के चालक से जोड़ा जाता है, और उसके बाद कुंडलियों के परस्पर कनेक्शन में अगली कुंडली के चालक पिछली कुंडली के क्षेत्र को ओवरलैप करते हैं, और इस तरह से ओवरलैप करती हुई जो वाइंडिंग है उसे हम लेफ वाइंडिंग कहते हैं। अगर हम एक 4 पोल की लेफ वाइंडिंग में इंटरपोलर रीजन के चालकों को जोड़ने वाले कम्यूटेटर सेगमेंट को ब्रश से जोड़ें तो 2 ब्रश पॉजिटिव और 2 ब्रश नेगेटिव पोलरिटी की आपस में इंटरकनेक्ट कर दें तो आर्मेचर की वाइंडिंग में ब्रशेज के बीच में इस तरह की लेफ वाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर चालक समूह परस्पर समांतर में आ जाएंगे, तो वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी। अगर कुल चालक Z हैं और हमारी 4 पोल की लेफ वाइंडिंग अगर बनाई जाएगी तो हर श्रेणी पथ में केवल 1/4 चालक ही जुड़ेंगे, लेकिन समांतर पथों की चारों पथों की धारा कुल धारा को अधिक बना देगी। तो ऐसे जनरेटर जब हम कम वोल्टेज के साथ अधिक धारा के आउटपुट चाहते हैं तो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लैप वाइंडिंग में जो अलग अलग समांतर पथ आए हैं उनके चालक यानी 2 पोल के चुंबकीय प्रभाव में रहते हैं। एक समांतर पथ के चालक इन 2 पोल के असर में रहेंगे, अगले समांतर पथ के चालक 2 नंबर और 3 नंबर पोल के प्रभाव में रहेंगे, तीसरे पथ के चालक 3 नंबर और 4 नंबर पोल के प्रभाव में रहेंगे, और चौथे समांतर पथ के चालक इस चौथे और पहले पोल के फ्लक्स प्रभाव में रहेंगे। अगर सभी चुंबकीय ध्रुव एक समान फ्लक्स नहीं बनाएंगे तो प्रत्येक समांतर पथ का विद्युत वाहक बल एक समान नहीं होने पर यहाँ बैक साइड में जो कम्यूटेटर से पिछली साइड है वहां हम ओवरहैंग पे समान विभव की स्थितियों को आपस में जोड़कर, जिसे हम इक्वलाइजिंग कनेक्शन कहते हैं, कम्यूटेटर पे प्रवाहित होने वाली अतिरिक्त धारा को हम रोक देंगे। अतः एक लेफ वाइंडिंग में इक्वलाइजिंग कनेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज का आखिरी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक 4 पोल के डीसी जनरेटर में जिसमें 4 पोल हैं, अगर एक डुप्लेक्स लेफ वाइंडिंग की जाए तो वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे। तो अगर हमें किसी डीसी जनरेटर में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या से 2 गुनी करनी हो तो हम डुप्लेक्स लेफ वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें अल्टरनेट स्लॉट्स का इस्तेमाल 2 आइडेंटिकल लेफ वाइंडिंग के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ काले रंग के कंडक्टर एक लेफ वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन 4 पोल के लिए सिंप्लेक्स बना रहे हैं, वहीं लाल रंग के चालक एक दूसरी सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग बना रहे हैं, और बाद में इन दोनों लेफ वाइंडिंग को परस्पर समांतर जोड़ दिया जाता है तो हमारे पोल के बराबर एक लेफ वाइंडिंग में समांतर पथ हो जाएंगे। तो 4 एक वाइंडिंग में और 4 दूसरी लेफ वाइंडिंग के समांतर पथ, कुल समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या से 2 गुनी। 4 पोल के लिए डुप्लेक्स लेफ वाइंडिंग में 8 समांतर पथ हो जाएंगे।
उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो से डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन, सीरीज, शंट, कंपाउंड जनरेटर के बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी। आपको कम्यूटेटर का फंक्शन और वाइंडिंग में लेप और वेव नेचर से संबंधित प्रश्न भी ठीक से समझ में आए होंगे। इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में प्राप्त होने पर आप उन्हें पूरे विश्वास से सही कर पाएं, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।